5 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिका में लौटी खरीदारी, बाजार आधा % तक चढ़े। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी आधा % ऊपर। 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में 1% की गिरावट, भाव $1285 के करीब। डॉलर में मजबूती से क्रूड में दबाव जारी। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट $710 करोड़ से घटकर $30 करोड़ पर आया। आरबीआई ने कहा व्यापार घाटा में कमी से मिली राहत, बाजार के लिए अच्छी खबर। इंश्योरेंस सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर शुरू। एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ में मर्जर के लिए बातचीत। आज बोर्ड बैठक में लग सकती है मोहर। चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने चीनी पर लगाई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। आज चीनी शेयरों पर दिख सकता है दबाव। चने की कीमतों में भारी बढ़त के बाद सेबी सख्त, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे लॉन्च। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में ताजा पोजीशन बनाने पर भी रोक लगी। और स्टील कंपनियों को नहीं मिलेगी और राहत। वाणिज्य मंत्री ने कहा अगस्त के बाद मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ाने से मामले के WTA में जाने का खतरा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। भारी उतार चढ़ाव का वक्त है हमारे यहां भी और दुनिया भर के बाजारों में भी, लेकिन आज राहत का दिन है, रिलीफ का दिन है। ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का फायदा हम उठाएंगे, लेकिन कितना और क्या 8,200 के पार निकलकर टिक पाएंगे? ऐसे में किस तरह से हो आपका ट्रेड आज के बाजार में? हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले जी और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल, एक ट्रेंड, एक डेटा देखा गया है कि 6 दिन लगातार यूएस का बाजार गिरता नहीं है। 5 दिन की गिरावट के बाद कल आप देखिए वहां पर एक रिलीफ रैली देखने को मिली है और भारतीय बाजार भी वहीं से क्यूज ले रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो तो कितनी मजबूती आज हो सकती है, और मजबूती में क्या लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए, उछाल में बिकवाली? क्योंकि कल आप कह रहे थे जहां खुले वहां बेच दो, और वो ट्रेड सही साबित हुआ। और आज ये कहूंगा जहां खुले वहां खरीदिए, और उसकी वजह है डेटा है, और डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जहां खुलेंगे वहां से थोड़ा और बढ़ेंगे। अब क्यों, वो थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर बाजार का आज मूड बिगड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए कि बाजार की जो ट्रेडिंग रेंज, छोटी जो ट्रेडिंग रेंज बनती दिख रही है, वो बन रही है 8,050 से 8,250 की। अब हो ये रहा है 8,100 के नीचे लगातार खरीदारी आती दिखती है और 8,200 के ऊपर लगातार बिकवाली का दबाव। तो एक संकेत साफ है कि जब तक बाजार 8,100 के नीचे क्लोज न दे, आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर 8,100 को बचा पाते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन 8,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो वो सेंटीमेंट ज्यादा सुधारने वाली बात होगी। लेकिन लग ऐसा रहा है शायद इस 100 पॉइंट की रेंज में बीच में हम कहीं कहीं क्लोज देते हुए दिखे, तो वो फिर वापस से कंफ्यूजन वाला जोन हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए। तो जो 200 पॉइंट की रेंज है, इसको आपको कैसे ट्रेड करना है? बेहद सिंपल है। 8,100 के नीचे खरीदारी करनी है, 8,200 के ऊपर बिकवाली करनी है। अब वो किस लेवल से होगी? निफ्टी पर 8,100 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए। क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो रही है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ लिया है। 8,200 और 8,225 आज का लक्ष्य है। बिकवाली 8,225, 8,250 की रेंज में करें। 8,250-75 पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने दूर दिया है, क्योंकि 8,250 भी हो सकता है रिकवरी में खींचने की कोशिश करें, बशर्ते कि आज सेकंड हाफ में आपको यूरोप मजबूत खुलता हुआ दिखे। अगर यूरोप मजबूत खुल गया तो हो सकता है आप 8,225-250 आज ही देख लें, और ऐसे में 8,200 और 8,150 के लक्ष्य के लिए ऊपरी स्तरों पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में 18,000 का लेवल ज्यादा अहमियत रखता है, और अगर आज आपको 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तब तो क्या कहने, हालांकि हम वहां से काफी दूर हैं। तो ऐसे में बेहतर यही होगा जहां खुले वहीं बैंक निफ्टी को खरीदें 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,800 और 17,950 दो लक्ष्य आज के लिए बैंक निफ्टी पर। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है बेहद बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल बैंक निफ्टी पर 17,900 के आसपास बिकवाली का मौका बन सकता है। बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो होगा 18,050 का 17,650 के लक्ष्य के लिए। तो ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलेंगे। मजबूत शुरुआत हो, थोड़ा और बढ़ने दे, ठीक उसी तरह से जैसे कल हम गिरने के बाद, कमजोर खुलने के बाद और गिरे और फिर नीचे से रिकवरी आएगी। आज बाजार का मूड अगर बिगाड़ सकता है तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो ग्लोबल फैक्टर। किसी भी वजह से अगर ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी के संकेत आए तो तुरंत अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें और शॉर्ट साइड पर हावी हो जाए। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां,
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और ऑटो शेयर, ये 4 सेक्टर मुझे पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं। शुगर, ऑयल और गैस पर थोड़ा दबाव आज दिख सकता है। बिल्कुल, और सरकारी बैंकों ने इस हफ्ते तो क्या धमाल मचाया, 5% की जबरदस्त रैली पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिखाई है। ये काफी अच्छी बात कही जाएगी। और इस हफ्ते देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% नीचे जाकर समाप्ति देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कट तो देखने को मिला है यूरोप के मार्केट्स में, 4 से 5% गिर चुके हैं। तो देखना होगा आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वहां पर उछाल देखने को मिलता है कैकडेक फुर्सी में या फिर और गिरावट। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं अब चर्चा में। हमारे साथ संदीप वागले साहब स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन तेजी वाला रहने वाला है मंदी वाला? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है। Okay. एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर। ऊपर खुलेगा, आप तेजी करने जाओगे, आपको ट्रैप करेगा। नीचे में खुलेगा, मंदी करने जाओगे। तो मेरे जैसे लोग जो ट्रेंड फॉलोअर्स है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल बात है। तो वेट एंड वॉच करना, वेट एंड वॉच करे। मैं कल तो फ्रैंकली अब बताऊं या फिर कॉन्ट्रा कॉल। हाँ, ये अनिल जी का मार्केट है। ये नहीं, मतलब वो एंटिसिपेट करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ। जब ट्रेंडेड मार्केट होगा तो मेरे कॉल्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करूँ, इसके लिए मैं शांत बैठा हूँ। लेकिन मैं व्यू तो दूंगा। मुझे लगता है 8100, 8050 जो सपोर्ट एरिया है वो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटा तो सीधा 7900 आ जाएगा। और ऊपर में लंबी मुंह नहीं आएगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिले तो बुक कर लीजिए। ऑलराइट, तो ठीक बात है बिल्कुल। 8100, 8150 अगर टूटता है तो 7900 का घर खुल जाएगा। आपकी नजर इस आंकड़े पर आज जरूर होनी चाहिए। और वैसे भी ब्रेग्जिट वाला जो डर है, देखिए वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि वहां पर एक सांसद की हत्या हुई है जिसके चलते कैंपेन रुक गई है, लेकिन वोटिंग तो होगी। और वोटिंग होगी 23 को, 24 को आएगा आउटकम। सुबह फर्स्ट हाफ में भारतीय बाजारों के खुलने के दौरान वो आउटकम आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिनकी हत्या हुई है वो सांसद इस पक्ष में थी कि ब्रिटेन को बने रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो उस पक्ष में थी। तो यानी कि इसका मतलब लोग ये निकाल रहे हैं कुछ हद तक ग्लोबल रिकवरी इस हिसाब से हो रही है कि जो लोग ये मानकर चल रहे कि ब्रिटेन निकल जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस कम है। बिल्कुल, तो ये एक घटना हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और इसके चलते भी आप देखिए थोड़ा सा उछाल दिखा रहे हैं दुनिया भर के बाजार जो इस समय खुले हैं। और कल यूएस में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, अच्छी रिकवरी। 250 पॉइंट के निचले स्तरों से सुधार डाउ में देखने को मिला है कल के सेशन में। चलिए जैन साहब हमारे साथ शायद अभी जुड़े नहीं हैं, उनसे हम अभी जब जुड़ेंगे तो राय लेंगे। एफआईआई का डेटा देखिए और डीआई का डेटा देखिए, ये थोड़ा खराब है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में दोनों मिलकर बिकवाली कर रहे हैं। और वायदा कारोबार के डेटा भी खराब है। मतलब ये पूरे 4 दिन इस हफ्ते के बेहद खराब रहे, जहां मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं दिख रहा कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर दोनों में से कहीं एक जगह खरीदारी हो। चारों दिन एफआई दोनों जगह बेच रहे हैं। और मैं अंदाज लगा रहा था मोटा मोटी इस हफ्ते 5,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर एफआईज ने बेचे। और कैश की और बिकवाली जोड़ दे तो 6,000 करोड़ की, लगभग $1 बिलियन के आसपास की बिकवाली 4 दिन में कर चुके हैं एफआईज, जो कि बड़ा डेटा है। ये अलग बात है कि डोमेस्टिक फंड्स बहुत बड़ी बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त आपको उनकी खरीदारी का सपोर्ट तो चाहिए। बिल्कुल, वो भी नहीं मिल रहा। तीसरी दिक्कत की बात एक और ये कि बाजार उतना खराब नहीं दिख रहा, छोटे छोटे सेक्टर चर्निंग दिखा रहे। अब आपको सबको पता है कि ब्रिटेन की इतनी बड़ी इवेंट आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद छोटे सेक्टर्स, स्मॉल कैप्स, कैश मार्केट के ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स बढ़ना ये अच्छा संकेत नहीं है। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कल के सेशन में एक आंकड़ा सबसे ज्यादा अहमियत वाला है आपके लिए। पहला तो ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 440 करोड़ की बिकवाली, ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। तो एफआईज ने अपनी पोजीशंस काफी हद तक कम किए, तेजी की पोजीशंस में हल्के किए। 1144 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा आया। और पिछले 2-3 सेशन से देखिए एफआईज ऑप्शंस खरीद रहे थे, लेकिन कल बिकवाली का आंकड़ा आया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका क्या मतलब होगा, जिससे आपको शॉर्ट टर्म आइडिया लगे। इसका मतलब ये कि कल एफआईज ने एक पहला काम तो ये किया कि जो उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदे हुए थे हायर प्राइस के 8,000, 8,100, 200 उस लेवल के पुट ऑप्शन उन्होंने बेच दिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन कम की। उन्होंने क्या किया, नीचे के लेवल के 7,700, 7,800, 7,900 इस लेवल के पुट ऑप्शन खरीदना शुरू किया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, कल कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया, यानी कि कॉल्स में बिकवाली कुछ हद तक एफआईज की तरफ से हुई। तो ऑप्शन के डेटा भी नेगेटिव साइड पर है। तो इसका मतलब एक साफ है, अगर बाजार का मूड खराब होना है तो पहला रीजन तो ग्लोबल होगा, और दूसरा रीजन ऊपरी स्तरों पर आपको सावधानी के लिए ये डेटा सफिशिएंट है। इनके दम पर आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ऊपर आपको खरीदारी नहीं करनी है।
ऊपर के लेवल पर बेचने वाला सेफ है बजाय खरीदारी करने का, इन डेटा पर दिख रहा है। और एक और इसमें डेटा ऐड कर देता हूँ, वो मानसून का डेटा। देखिए जून 15 हो गई, ब्रिटेन के चक्कर में हम भूल गए उसको। हाँ, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। आप देखिए, आप इस महीने का आधा समय तो निकल गया और मानसून काफी डेफिसिट है। अब देखना होगा अगले हफ्ते किस तरह का प्रोग्रेस होता है मानसून पर। तो इस फैक्टर पर भी आप नजर रखिए और नजर बनाकर रखिए CNBC आवाज पर। हम आपको लगातार उसका क्लियर अपडेट देते जा रहे हैं। लेकिन आज कौन सा वो स्टॉक है जो आपको कमाई कर दे सकता है, मुनाफा कमा कर दे सकता है? चलिए जानते हैं आज का एक टॉप पिक। हमारे साथ वागले साहब बने हुए हैं, बताइए सर। हेमंत, कल जिस तरह से छोटे बैंक, छोटे PSU बैंक में जो उछाल आया, मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी जारी है। और अच्छी खासी 5-7-8% की ट्रेडिंग मूव आज हमको मिल सकती है। हालांकि हमने कल ही लॉन्ग बताए थे, तो आज मैं आंध्रा बैंक पिक करूंगा। अगर बहुत ज्यादा गैप से नहीं खुले, इसका 52 का स्टॉप लॉस होगा या 2 या 3 दिन में 59 का टारगेट होगा, जो कि लगभग 8 से 10% की मूव है। ओके, तो आंध्रा बैंक पर नजर रखिए। और हम आपको कह भी रहे थे कि PSU बैंक्स ने, सेक्टर ने 5% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया इस पूरे हफ्ते, और आंध्रा बैंक आगे भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। कल 4% की तेजी आज कंटिन्यू रह सकती है, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट वागले साहब का। चलिए आप बताइए, FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? संकेत थोड़े बेहतर हैं, और बेहतर इसलिए हेमंत, कल हमने एक ही चीज को पकड़ा था FNO डेटा में कि पोजीशंस हल्की नहीं हुई है। जो कमजोर ट्रेडर्स परसों बड़ी तेजी की पोजीशन बनाकर गए थे, उन्होंने एक गैप डाउन ओपनिंग जो दिखी थी उसमें उनका बिकवाली का प्रेशर बना। कल के सेशन में सबसे बढ़िया बात यही हुई है FNO में कि पोजीशंस हल्की हो गई, कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर हो गए। और ये बाजार की सेहत के लिए बहुत जरूरी कि समय समय पर आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिले, ट्रेड उल्टा हो जो आप पिछले दिन सोच रहे थे, और ऐसे में कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर हो। तो कल आप देखिए 5 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो गिरा है 1.09। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे कंफर्ट में आ गए कि आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि बाजार हल्के हो गए, लेकिन काफी हद तक कमजोर ट्रेडर्स कल बाहर हुए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि अब उनकी बिकवाली का प्रेशर कम है और ऐसे में बढ़ने के लिए जगह बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही जगह कल ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है। 1.25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए, 15 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए। तो ऐसे में एक अच्छा संकेत ये है पोजीशन कम होना, क्योंकि चाहे वो ट्रेडर्स तेजी वाले हो या मंदी वाले, जब उनका बाजार में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, पोजीशन कम करते हैं, वो बाजार के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों ही जगह कम हुआ है। अब जहां तक पुट और कॉल का सवाल है, पुट में आप देखिए 8000 से लेकर 8200 की रेंज में लगभग 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है? वो ट्रेडर्स, वो प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स जो पुट बेचते हैं, पुट बेचने का मतलब है उन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है, और ये एक और अच्छा संकेत है वायदा कारोबार से। हाँ, कॉल्स में जरूर ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, और जैसा मैं कह रहा था कि FIs ने कॉल्स में बिकवाली की है, तो FIs का रुझान तो हमें पता ही है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडर्स की पोजीशन से बाजार पर काफी असर पड़ता है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से थोड़े से इतने दिनों बाद पॉजिटिव साइड पर थोड़े से आते हुए दिखे, तो उससे एक उम्मीद बनती कि एक बार 8200 तो हमें आज अटेम्प्ट करना चाहिए। अब उसके ऊपर टिक जाए तो फिर 40-50 पॉइंट की एक तेजी के लिए मामला बन सकता है, लेकिन हाँ, पहला टारगेट तो 8200 का वायदा कारोबार के इन डेटा के मुताबिक जरूर बनता है। तो SGX निफ्टी पर वो नंबर आ गया है, 8200 के ऊपर निकल गया है। उम्मीद यही कि अब निफ्टी में भी आपको ये नंबर दिखता हुआ नजर आए। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, छोटा सा ब्रेक इसलिए क्योंकि ब्रेक के उस पार देखिए काफी सारा एक्शन बना है, और एक्शन होगा कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो शेयर खबरों में है, सुर्खियों में है, और आपको ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज क्या राय निकल कर आ रही है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज क्या राय आ रही है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मनोज सचदेवा जी की राय देखिए। हिम सिक्योरिटीज के खरीदारी करने की राय है, 8250 का टारगेट है पहला, 8070 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। खरीदारी की राय हिमांशु शर्मा की भी है, लेकिन कल की क्लोजिंग से 20 पॉइंट नीचे 8120 पर वो खरीदना चाहते हैं। लक्ष्य 8210 का, 8060 पर स्टॉप लॉस। नीरव वकारिया तीसरे एक्सपर्ट भी बुलिश हैं। देखिए वो भी कह रहे हैं कि बाय साइड का ही ध्यान रखना चाहिए। 8180 का टारगेट है, 8110 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। खरीदेंगे कृणाल दायमा भी 8070 के स्टॉप लॉस के साथ, 8240 का लक्ष्य। चलिए, तो एक एक्सपर्ट है अनिल जो बेरिश हैं, और वो हैं, जी हाँ, एकमात्र वो हैं। अब हमारे अगले एक्सपर्ट देखिए स्क्रीन पर आती हुई उनकी तस्वीर के साथ उनका कॉल। किरण यादव ये कह रहे हैं बिकवाली करिए, स्टॉप लॉस दे रहे हैं 8240 का, टारगेट दे रहे हैं 8130 का।
तो 5 के 5 एक्सपर्ट्स देखिए, 1 बेरिश और 4 अनिल बुलिश। तो संदीप आपका साथ देने के लिए किरण यादव है, वो भी शॉर्ट की राय दे रहे हैं, लेकिन बाकी 4 एक्सपर्ट की राय एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि पांचों एक्सपर्ट्स जो ट्रेडिंग रेंज दे रहे हैं उसका एक साफ नजर आ रहा है कि कल का लो कल का हाई, ये हो गई आपकी ट्रेडिंग रेंज, यानी कि 8070-75 के आसपास सपोर्ट है, 8180 पहला लक्ष्य। इस रेंज के बाद ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस ज्यादा है और अगला लक्ष्य फिर बनेगा सीधा 8250 के आसपास का। ये राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स के मुताबिक। बिल्कुल, चलिए तो आपने देखी है पांचों एक्सपर्ट्स की राय। देखिए 4 बुलिश आपको दिख रहे हैं, 1 बेरिश आपको दिख रहे हैं, किरण यादव और संदीप भी बेरिश हैं। चलिए एक और संदीप से अब बात करते हैं। जी हाँ, संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आप बुल्स की साइड है या बेयर्स की साइड है आज सुबह सुबह? देखिए आज मुझे ऐसा लगता है भले ही गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है एसजीएक्स निफ्टी को देखकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि 8290 8300 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और हालांकि एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, 8090 को बहुत स्ट्रांग रेस्पेक्ट दे रहा मार्केट, जो कि 20 डीएमए भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है, वहां पे बाइंग आती है, बाय ऑन डिक्लाइंस, और 8300 के लगभग रेजिस्टेंस है, जो कि अगर टेक्निकली भी देखें तो डबल टॉप भी वहां पे बना है और एक जो रिट्रेसमेंट लेवल्स भी है वो भी वहीं पे आके अटक रहे हैं। तो कोई भी बड़ी न्यूज आनी पड़ेगी अब, जैसे कि जीएसटी है या बहुत ही स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून, ये सारी चीजें होंगी तो निफ्टी में कोई बड़ी तेजी आए। बाकी ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा हावी हो रखे हैं और जब तक ये ब्रेक्सिट का जो तलवार लटकी हुई है वो खत्म नहीं हो तब तक लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मार्केट तेजी का मोड़ लेगा। तो ओवरऑल आई फील कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान दें। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल पीएसयू बैंक्स भी अच्छी चाल ले रखे हैं, तो वहां पे ध्यान देना ज्यादा समझदारी लगती है। सर निफ्टी में तेजी करेंगे या मंदी? निफ्टी में मैं आज की डेट में मैं मद्दी करने की कोशिश करूंगा हायर लेवल्स पे। ओके, तो उछाल में बिकवाली करने की राय है निफ्टी में। तो अब हमारे साथ 3 लोग हो गए हैं देखिए जो मंदी करने की बात कर रहे हैं, किरण, संदीप जैन जी और संदीप वागले जी, दोनों ही। चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। तमाम शुगर शेयरों पर रखिए नजर, क्योंकि जो कुछ दिन पहले खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा था कि शुगर के एक्सपोर्ट पर लगाएंगे ड्यूटी, वो लग चुकी। जी हां, कल शाम को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 20% ड्यूटी लगेगी। अब शुगर शेयर इस खबर के दम पर गिरने तो चाहिए, क्योंकि घरेलू बाजारों में शुगर के दाम कम करने की ये तैयारी है, लेकिन देखना ही होगा कल की कुछ गिरावट के बाद, आज और कमजोरी होने के बाद क्या निचले स्तर से इन शेयरों में खरीदारी आती है। लेकिन फिलहाल ये एक बुरी खबर। इसके अलावा एक अच्छी खबर है सीमेंस के लिए। 978 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, और वो ऑर्डर जो दिया गया है वो भारत से बांग्लादेश के बीच में वायर बिछाने का ऑर्डर है। यहां से वहां बिजली भेजने के लिए ये ऑर्डर एक मिला है, तो बड़ा ऑर्डर है। आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। यूबी होल्डिंग्स, इसके लिए एक नेगेटिव खबर, और नेगेटिव खबर इसलिए कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने यहां पर 1375 करोड़ की 60 इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है, और ये विजय माल्या केस में ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, कंपनी का ये कहना है कि वो इस मामले में कानूनी राय ले रही है, लेकिन यूबी होल्डिंग्स के लिए एक बुरी खबर। इसके अलावा नजर रखिए रिलायंस पावर के ऊपर। जी हां, इस स्टॉक पर आपकी नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो सीईआरसी है, रिलायंस पावर को लाने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर्स के बजाय। सीईआरसी जो है दरअसल उसने एक ऑर्डर दिया है। पंजाब और राजस्थान की जो सरकारें हैं वो इनका पैसा दे नहीं रही थी रिलायंस पावर के 4000 मेगावाट का एक जो यूएमपीपी शासन प्रोजेक्ट है, और सीईआरसी कह रहा है अगर आप बिजली रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। आपको बता दूं राजस्थान जो है वो 94 करोड़ रुपीस का बकाया है सरकार का इस कंपनी के ऊपर, और पंजाब सरकार का 142 करोड़ रुपए बकाया है। एमसीएक्स, एक पॉजिटिव खबर, एग्री प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी इस एक्सचेंज की तरफ से, और शुरुआत होगी काली मिर्च के फ्यूचर्स के साथ, यानी कि पेपर, यहां से शुरुआत होने वाली है। तो एमसीएक्स अब एग्री फ्यूचर्स में काफी मजबूती से आगे बढ़ने की तैयारी में।
दो संदीप हमारे साथ है, संदीप जैन और संदीप वागले साहब, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। सबसे पहले शुगर शेयर, जो खबर आई है बड़ी है। खाद्य मंत्री ने शुगर शेयरों पर 20% ड्यूटी लगा दी है। अब एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा इन कंपनियों के लिए और घरेलू बाजारों में दाम कम करने में इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि घरेलू दाम चीनी के जो हैं थोड़े कम हो सकते हैं ये खबर आने के बाद। अब शेयरों पर दबाव दिखना साफ बात है। संदीप जैन साहब, पहली बात तो है कि क्या गिरेंगे ये शेयर, गिरेंगे तो कितना, और ऐसे में जिन लोगों के पास शेयर है मुनाफा तो भारी भरकम हो रहा होगा, क्योंकि हर रोज 10-20% बढ़ते हैं, बेचकर निकल जाएं या फिर मौका ढूंढे गिरावट होने के बाद खरीदारी का। कितना गिरेंगे तो खरीदेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेनली जिन्होंने निचले स्तरों पे लिया है उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि इतनी लंबी रैली खाना मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के हाथ में रहता है। सर्टेनली जो स्मार्ट मनी FIIs है वो लोग भी इसमें पैसा डाल रहे हैं, और जब कमोडिटी साइकिल चेंज होती है तो सर्टेनली वहां पे बहुत बड़े रिटर्न्स आते हैं। और जब हम देखते हैं तो एक छोटा नजरिया ये रहता है कि नीचे से कितना ऊपर आया, बट ऊपर से भी काफी नीचे आया हुआ था और वहां से रिट्रेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेफर स्टॉक्स में इसी सेक्टर में बने रहने में ज्यादा समझदारी रहेगी, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, ये जो बड़े स्टॉक्स है यहां पे ध्यान दे, क्योंकि कई स्टॉक्स अब जो भी शुगर का नाम लग जाए वो स्टॉक्स चल रहे हैं और अच्छी खासी रैली देते हैं। जहां पे लिक्विडिटी कम है, छोटे स्टॉक्स है, स्मॉल कैप्स है शुगर में भी, तो वहां पे बड़ी रैली दी है, तो वो बहुत ज्यादा हाई बीटा हो रखी है, तो वहां पे एग्जिट लेने की मैं राय दूंगा। और अगर शुगर सेक्टर में रहना ही है तो बलरामपुर चीनी बहुत बेहतरीन लगता है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क यहां पे बहुत कम लगती है और इस तरीके के उछाल भी नहीं देता है। तो ओवरऑल ये न्यूज तो नेगेटिव है सर्टेनली, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भले ये नेगेटिव हो न्यूज, एक शॉर्ट टर्म पे इंपैक्ट आ सकता है, बट ओवरऑल अगर इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहां पे भी प्राइसेस बढ़ेगी, और फसल वगैरह पे बहुत डिपेंड करता है। कमोडिटी है ये, कोई भी मेजर्स ले ले, पास्ट में भी देखा कि इतनी इजीली सरकार के मेजर्स से कोई कमोडिटी प्राइसेस को रोक नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अभी भी रहेगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए और ग्लोबली चीनी की कीमतों के ऊपर नजर रखिए। 20% की जो ये ड्यूटी लगाने की बात कही है, ये रामविलास पासवान जी ने पहले ही ट्वीट कर दिया था, और उस दिन भी एक तरह से कह सकते हैं इस खबर को फैक्टरिंग बाजार में करने की कोशिश की थी। लेकिन एक सेक्टर जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और एक खबर जिस पर आपकी नजर आज होनी चाहिए, इवेंट भी कह सकते हैं इसे, वो है सेबी की बोर्ड बैठक। और सेबी की बोर्ड बैठक में दो महत्वपूर्ण काम आज हो सकते हैं। पहला, रियल एस्टेट क्षेत्र को लेकर, और माना यह जा रहा है कि सेबी आज बोर्ड बैठक में रीट्स को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी, इसके नियमों को और रिलैक्स करेगी, जिससे फायदा हो सकता है कई कंपनियों को जो रीट्स के जरिए निवेश करना चाहती हैं और लिस्ट भी करना चाहती हैं रीट्स को। DLF पर नजर रखिए, शोभा डेवलपर्स, प्रेस्टीज एस्टेट, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन तमाम कंपनियों पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा चार्ट किसका है, पूछते हैं वागले साहब से। सर बताइए। हेमंत, HDIL ये स्टॉक मैं काफी अरसे से ट्रैक कर रहा हूं। जब 90 में ब्रेकआउट दिया तब हमने 100 के टारगेट के लिए बाय भी दिया था, जो आ भी गया। तो अभी करंटली 95-96 का क्लोज है। 98 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है एज ए ट्रेड ये 106 की तरफ जा सकता है। एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 6, 7, 8 रुपए का टारगेट 1 या 2 दिन में मिल सकता है। तो मैं HDIL में लेने की राय दूंगा, लेकिन 98 के ऊपर। 98 के ऊपर खरीदेंगे HDIL। सीमेंस चार्ट पर बताएं वागले साहब, खरीदने का मौका है। 978 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सीमेंस को भारत सरकार से। बांग्लादेश और भारत के बीच में पावर सप्लाई नेटवर्क जोड़ने का ये एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए कुछ वो इक्विपमेंट सेटअप करेंगे। बताइए क्या कर रहे हैं चार्ट्स, कहीं कोई मौका है तेजी करने का? अनिल जी, मेरा व्यू सीमेंस पे भी बुलिश है। मुझे लगता है 1240 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। 1252-53 का बंद है और अपसाइड 1295, 1296 का टारगेट बनता है। सो 3-4% ट्रेडिंग अपसाइड जो 1-2 दिन में मिल सकता है, वन कैन प्ले फॉर दैट। जैन साहब, ये बताइए कि आज जो सेबी की मीटिंग है उसमें दूसरा जो अहम फैसला हो सकता है वो कमोडिटी से रिलेटेड फैसला है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को और बढ़ावा देने के लिए सेबी बड़े कदम आज उठा सकता है, इस तरह की चर्चा चल रही है। MCX का शेयर आपको कैसा लगता है? क्योंकि हमें कल ये भी जानकारी मिली है कि एग्री प्रोडक्ट्स में भी अब ये कंपनी उतरने वाली है, जिसमें अब तक NCDEX ही कारोबार कर रही थी, और जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ब्लैक पेपर का फ्यूचर ये शुरू करने वाले हैं। ये तमाम खबरें MCX के लिए आपको कैसी लगती हैं?
देखिए एमसीएक्स के लिए ये तो सर्टेनली पॉजिटिव खबर है कि ऑप्शंस आएंगे और सेबी काफी एक्टिवली इस पे कोशिश कर रही है, कई महीनों से ये चल रही है कि, और सेबी जब आई थी तो सर्टेनली जब मर्जर हुआ था सेबी एफएमसी का, तो हमारा मार्केट सर्टेनली यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑप्शंस आए, और सर्टेनली नॉन एग्री में तो आएगा ही आएगा, गोल्ड सिल्वर क्रूड, और इनमें एग्री में भी कुछ चांसेस आने के, बट ओवरऑल एमसीएक्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज होगी। बट दूसरी न्यूज जो एग्री वाली जो न्यूज है वो मैं उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि पास में भी काफी कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, एग्री एमसीएक्स में नहीं आए थे और चल रहे हैं, इनफैक्ट मेहता है, कॉटन है, सब चल रहे हैं, और पेपर ब्लैक पेपर सर्टेनली एक अच्छा स्टेप और बहुत ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कमोडिटी है, क्योंकि वो एनसीडीएक्स में नहीं है और यहां पे आएगा और वहां से डिलिस्ट हुआ है और कुछ रेफरेंस एक्सचेंज भी है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। एंड ओवरऑल अगर एमसीएक्स की बात करें तो इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन स्टॉक एंड फैंटास्टिक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी निवेश करे वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से करे तो बहुत बड़े रिटर्न्स देगा। टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर राय लेना चाहूंगा हर रोज की तरह आज फिर से वागले साहब। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी दिन हम आपसे टाटा मोटर्स पर न पूछें, लेकिन आज अच्छी खबर की वजह से पूछो। अगर अच्छी है तो ये उबर यहाँ टाटा मोटर्स के साथ करार करने जा रही है जो इनकी गाड़ियां खरीदेगी, इससे फाइनेंस की अगर और फाइनेंसिंग की भी, लेकिन हाँ हेमंत, लेकिन उबर टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदेगी, ये पॉजिटिव हुआ, उबर के लिए पॉजिटिव माना जाए, क्योंकि उबर को तो हम ये मानते कि बढ़िया प्रीमियर प्राइम कार लगता है। उबर नहीं खरीदेगी, जो लोग खरीदना चाहते हैं और उबर में टैक्सीज अपनी चलवाना चाहते हैं उसको टाटा मोटर्स फाइनेंस करेगी, तो टाटा मोटर्स का काम अच्छा होगा और उनकी गाड़ियों का उबर में लगती हुई, कि आप कोई जेएलआर वाली गाड़ियां उबर में चला रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो उन गाड़ियों को उबर इंडिका भारत में जो है वो छोटी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आप देखिए विदेश में उबर ब्लैक और ये सब बड़ी वाली जो गाड़ियां हैं एसयूवीज काफी फेमस हैं। लेकिन मुझे एक चीज और इसमें ऐड करनी है, वो ये है कि देखिए एमएनएम भी चाह रहा था कि वो इसी तरह का करार करे, लेकिन ये करार पहला टाटा मोटर्स ने कर लिया। चार्ट तो आपको बुलिश लगी रहे पिछले कई दिनों से, खबर चाहे खराब हो अच्छी हो, आप कह रहे हैं खरीदारी ऊपर कितना जाएगा ये बताइए, कहाँ कितनी तेजी बनेगी? आई थिंक 2 हफ्ते पहले अनिल जी जब ब्रेकआउट आया था तो मैंने 550 की बात की थी, तो मैं ये कहता हूं कि पैटर्न इतना ज्यादा स्ट्रांग है मेरे लिए कि कोई भी खराब खबर है उसको इग्नोर करे, अच्छी खबर है झपक ले। और आज 470 आज का व्यू बोलेंगे, हाँ 470-72 तक जा सकता है। आप देखो आपके लेवल मुझे याद होने लग गए अभी एक्चुअली 470-72 तक टाटा मोटर्स जाने की तैयारी में। चलिए, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स की, जहां पर हर गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। अब वायदा कारोबार की रणनीति भी लेंगे, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताने कि आज तमाम विदेशी ब्रोकरेज हाउस कहां पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, किन शेयरों पर रिपोर्ट्स आई है। रोज की तरह पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में? टाटा मोटर्स से शुरुआत करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, उबेर के साथ करार करने पर रिपोर्ट में कहना है कि पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पर आ जाएगा। ओवरवेट की कॉल दी है और लक्ष्य 476 का दिया है। इसके अलावा मैक्वारी की भी रिपोर्ट आई है। कल सीएलएसए के बाद अब मैक्वारी की रिपोर्ट आई है। जेएलआर को लेकर कुछ कंसर्न जताया, उनका मानना है कि ब्रेक्सिट का कुछ असर पड़ सकता है जेएलआर को, लेकिन जो पाउंड जो डिप्रिसिएशन होगा उसका वो एक काफी पॉजिटिव होगा जेएलआर के लिए। और परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 535 का, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 17% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। मारुति पर येन एप्रिसिएशन की वजह से फिर से मारुति लाइमलाइट में है, लेकिन रिपोर्ट में कहना है कि जो येन एप्रिसिएशन हुआ है उसका काफी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस बार मारुति पर, क्योंकि जो भी येन इम्पोर्ट एक्सपोजर है वो कंपनी ने कम कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि एबिटा में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है और परफॉर्म की कॉल बरकरार रखी है मारुति पर। इसके अलावा आखिरी में गोदरेज कंज्यूमर पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है। बाय कॉल की रेटिंग बरकरार रखी है और माना जा रहा है कि आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट स्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर कॉल्स दी हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। एक और मेहमान को अब अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या कॉल है? निफ्टी को आज आप किस तरह से ट्रेड करेंगे?
गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए निफ्टी के अंदर में मैं समझता हूँ एक साइडवेज ट्रेंड जो है वो बना हुआ है और ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि कल हमने देखा 8200 और 8300 की कॉल्स में एक अच्छी खासी राइटिंग हमें देखने को मिली और साथ ही साथ 8000 के पुट्स जिसके अंदर में अब तक की एक अच्छी खासी राइटिंग हो रही थी, कल वहां पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉशियस मोड मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर में 80, के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, बट मैं समझता हूँ ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी 8250, 8270 के आसपास बाजार को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर में चल सकते हैं, कोई बड़ी वीकनेस के आसार नजर नहीं आ रहे, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि बड़ी अपसाइड भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है, कोई बड़ी अपसाइड भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल ट्रेड जो है वो साइडवेज ही मुझे लगता है बाजार में बना तो डायरेक्शन साफ नहीं, उतार चढ़ाव सीमित दायरे में, ये है निफ्टी का हाल। लेकिन अब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करेंगे बैंकिंग शेयरों पर, जहां से बाजार में बड़ा एक्शन दिख रहा है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स अहम है, कौन से बैंकिंग शेयरों में तेजी और मंदी के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप वागले जी, संदीप जैन साहब और आशीष चतुर्मोहता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश बंसल भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। चलिए राकेश जी से ही पूछते हैं कि उनका कॉल क्या है आज बाजार पर। गुड मॉर्निंग राकेश जी, बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आप बाजार को आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। मार्केट में मुझे लगता है निफ्टी का बायस क्लियरली पॉजिटिव है। नीचे में 8060, 8065 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक निफ्टी के ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, निफ्टी इनके नीचे नहीं फिसलता है, मेरे को लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। अगर 8060 के लेवल टूटते हैं तब ट्रेडिंग बायस नेगेटिव की तरफ जाएगा, तब शायद नीचे में 8000 की तरफ टेस्ट करें। एल्स एज ऑफ नाउ 8060 एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है मार्केट के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। तो ये राय है बाजार में खरीदारी करने के लिहाज से निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर आशीष आपका क्या ट्रेड है? अभिनंदन जी, जैसे मैंने कहा दोनों ही इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी इनके अंदर में साइडवेज ट्रेंड लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर में 17,550 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट वहीं हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली 18,000 के आसपास एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और उसका एक कारण ये भी है कि ये जो रैली है बैंकिंग के अंदर में वो मोस्टली हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर में आते हुए देखने को मिल रही है। कल अगर से टॉप 5 गेनर्स भी देखे तो उसमें सबसे ज्यादा जो परफॉर्म किए वो पीएसयू बैंक्स ने किए, बट कहीं ना कहीं उनका वेटेज बैंक निफ्टी में कम है और प्राइवेट सेक्टर बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, जिसके चलते बैंक निफ्टी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर में। बट डेफिनेटली अपसाइड का मूवमेंट बना हुआ है, बट ऊपर में कैप्ड है 18,000 के आसपास। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर बेट हो सकते हैं। ऑलराइट, पीएसयू बैंक कंपैरेटिवली बेटर बेट हो सकते हैं। और कुछ देर पहले बिल्कुल यही राय वागले साहब की निकल कर आ रही थी और वो कह रहे थे कि आंध्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वागले साहब, इसके अलावा बताइए कौन से आज टॉपिक्स है? हेमंत, एशियन पेंट्स में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है। इसको मैं प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट लास्ट आवरली चार्ट्स में देखने को मिले, जो मुझे लगता है मूव कंटिन्यू होगी। अभी बहुत ज्यादा गैप से खुलेगा तो लेने का मतलब नहीं बनता, लेकिन 1035 तक मुझे मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वो टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 993 मैं बाय रिकमेंड करूंगा। ओके, कुछ शॉर्ट कॉल्स भी आपको दे दूं जो आशीष चतुर्मुता लेकर आए आज आपके लिए। उनमें से एक तो आरकॉम है और दूसरा इंटरेस्टिंग है सीएट, जो आज से वायदा कारोबार के बैन में आया है, यानी कि फ्रेश तेजी की पोजीशन या मंदी की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। तो क्या सीएट में तेजी की काफी पोजीशंस बनी, इस वजह से वायदा कारोबार के बैन में आया, थोड़ी हल्की होने की संभावना है? जी देखिए, पूरा इस स्टॉक के अंदर में मुझे लगता है काफी लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा था ऑलमोस्ट 850 से 1200 तक की तेजी देखने को मिली। उस समय काफी पोजीशंस इस स्टॉक में बनी थी और वो पोजीशंस अभी तक के लिक्विडेट हुई नहीं। और हमने देखा लास्ट एक हफ्ते के अंदर में एक अच्छा खासा शॉर्ट का बिल्डअप हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब अगर से पोजीशन काटने की बारी आएगी तो लॉन्ग लिक्विडेशन का एक जबरदस्त मूवमेंट इसके अंदर में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में स्टक है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक अगर से 850 के नीचे अगर से सस्टेन करता है तो ऑन डाउन साइड 820 से 800 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 883 के एक स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन अगर से स्टॉक में बनाई जाती है तो मैं समझता हूं 820 से 800 के टारगेट्स आने वाले 3 से 5 दिनों में सीएट में हमें देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए तो सीएट पर शॉर्ट साइड पर आपकी नजर होनी चाहिए। राकेश से भी जानते हैं कि उनका आज का टॉप पिक कौन सा है, बताइए बंसल साहब।
हेमंत जी, अगर मेरा टॉप पिक की बात करें तो सबसे बेहतरीन स्टॉक मुझे गेल लगता है। जिस तरीके से गेल का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है मार्केट में गिरावट भी आएगी आए तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्म कर सकता है। 370 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को बाय करने की राय रहेगी 397 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक बाय कॉल रहेगा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर। अगर आप देखें तो जब भी निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन दिखाई है, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस साइडवेज जोन में घूम रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और कल के सत्र में हमने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स में आते हुए देखा है। 665 के स्टॉप लॉस के साथ एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को खरीदना चाहिए 692 के टारगेट के लिए। और अब इसका नाम बदलकर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। एसकेएस का नाम कल से बदल गया है, हम आपको कल भी बता रहे थे और आज भी बस आपकी जानकारी के लिए ये कहना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के बदले अब जो लिखा हुआ है अब वो एसकेएस का ही भाव है और एसकेएस का ही नाम है। चलिए एक और एक्सपर्ट की टॉप पिक्स पूछते हैं। संदीप जैन साहब बताइए, आप कौन सा एक स्टॉक है जिसको आज ट्रेड करना चाहेंगे? हेमंत जी, एक नहीं है, मेरे तो 4-5 है। जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा है। तो बैंकिंग में डीसीबी और यूको बैंक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है, और डीसीबी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एसकेएस माइक्रो फाइनेंस राकेश जी ने कह दिया, जो कि भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। और वैसा ही एक और जो स्टॉक लोगों को नहीं दिख रहा बट 1500 करोड़ की कंपनी है और उज्जीवन, इक्विटास और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का नाम लिया जाता है, बट वैसी एक कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर। बेहतरीन कंपनी है, बहुत बड़ी एमएफआई है, ये भी एक नॉर्थ इंडिया की, जो कि लिस्टेड है और करीब 430-40 के लगभग चल रहा है। और मेरे हिसाब से 1500 करोड़ की कंपनी और बेहतरीन ग्रोथ दे रही है, 80-90% की कैगर है। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन लगती है। अगर कोई दूसरा बिजनेस अगर मुझे भी स्टार्ट करना हो लाइफ में तो सर्टेनली एमएफआई होगा। ये बहुत बड़ा एक बुलिश स्टेटमेंट है फॉर द सेगमेंट, बट इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स बड़े रन्स देंगे और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन बेट है। और एक ऑयल इंडिया अच्छा लगता है। तो संदीप जी, फटाफट से माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस आप शुरू कीजिए और मैं सबसे पहले आपसे लोन लूंगा। उसके बाद में हम लोग आपके लिए कस्टमर बेस तैयार है, फटाफट से तैयारी कीजिए। और हम मनाएंगे संदीप वागले जी को भी। अच्छा, और रिपे भी करेंगे आप? नहीं, वो फीमेल्स को दिए जाते हैं लोन इसमें। नहीं, हम भी फिर एसएमई तो शुरू करेंगे ही ना। चलिए, तो संदीप जी के नए बिजनेस आइडियाज, लेकिन कुछ बेहतरीन आइडियाज ट्रेडिंग के लिए आज से और हमारे एक्सपर्ट के हैं। आशीष खरीदारी करना चाहते हैं पेट्रोनेट और टाइटन पर, बताइए आशीष, क्या टारगेट है आपके? बिल्कुल अंजी, पेट्रोनेट कल ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ और हमने देखा है बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट लास्ट पूरे इस हफ्ते के अंदर में इस स्टॉक में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6 से 7% का एडिशन देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ 300 तक के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 272 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 300-303। दूसरा जो पिक है वो है टाइटन के अंदर में। अगेन इसके अंदर एक बहुत ही मजबूत बेस हमने देखा है बनते हुए नजर आ रहा है 370 के आसपास, और अब एक मेजर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लास्ट 3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट में करीब 5 से 6% का इजाफा हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग का डिनोमिनेशन इस स्टॉक के अंदर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 390 के टारगेट्स इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 363 के एक स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग पोजीशन टाइटन में बनाई जा सकती है। राइट, चलिए, तो इन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन आज नजर होनी चाहिए HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के इवेंट पर भी। जी हाँ, इन दोनों के बीच विलय हो सकता है। आज एक बोर्ड बैठक है। मैक्स में आपको किस तरह से आज ट्रेड लेना चाहिए, HDFC के लिए किस तरह की खबर है, इस सब का विश्लेषण करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखिए, दमदार पैनल है। संदीप जैन साहब हैं, संदीप वागले जी हैं, राकेश बंसल जी हैं, आशीष चतुर्मोहता जी हैं हमारे साथ। और अब पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि मैक्स इंडिया का स्टॉक उनको कैसा लगता है। HDFC और मैक्स के बीच में एक टाई अप होने वाला है और मर्जर की बात चल रही है। आज एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है। पहले पूछते हैं जैन साहब से, वो कैसे देख रहे हैं इस खबर को। जैन साहब बताइए। नहीं, है तो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। जैसे कि कल एक SBI और SBI के एसोसिएट्स का मर्जर था, तो एक फाइनेंशियल बेहेमॉथ एक बहुत बड़ी बैंक के रूप में उभर के आएगी। वैसे ये एक प्राइवेट इंश्योरर में, लाइफ इंश्योरर में एक सबसे बड़ी कंपनी के हिसाब से उभर के आएगी, और वो भी दोनों क्वालिटी कंपनीज। अगर देखें तो हर इंडस्ट्री में 2-3 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी वर्किंग स्टाइल सिमिलर रहती है, कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस कम रहते हैं, और सिमिलर सी एक गवर्नेंस और ओवरऑल एक डिसिप्लिन में चलने वाली कंपनियां। तो मुझे ऐसा लगता है ये दो कंपनियां अगर लाइफ इंश्योरेंस में
देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, क्वालिटी काम करती है, और दोनों का मर्जर अच्छी बहुत बड़ी सिनर्जी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कॉस्ट और रेगुलेटरी इश्यूज रहते हैं इस इंडस्ट्री में, और रेगुलेटरी हर्डल्स तो ओवरऑल सारे ही फाइनेंशियल सेगमेंट में BFSI में बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मर्जर बहुत बड़ा बेनिफिट लाएगा दोनों ही कंपनीज को। और मुझे लगता है HDFC और मैक्स दोनों ही शेयर्स के लिए पॉजिटिव है ये न्यूज। ओके, तो ये ध्यान रहे कि दोनों कंपनियों का नहीं, दोनों कंपनियों के इंश्योरेंस कारोबार का मर्जर होने जा रहा है, तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस कारोबार का, तो एक हिस्सा कारोबार का इनका मर्ज हो सकता है। और आज HDFC लिमिटेड, बड़ा वाला HDFC, उसकी बोर्ड बैठक भी है इस पर। तो क्या HDFC में मौका है खरीदारी करने का? चार्ट क्या कह रहे हैं वागले साहब? अनिल जी, HDFC में तो मैं बुलिश हूँ। हमने लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म पैटर्न्स डिस्कस किए थे, राइट, लेकिन 1180 ये लेवल है जो ट्रेडिंग के हिसाब से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1240। 1180 1240 का रेंज मुझे इमीडिएट दिखाई देता है, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा। और मेरा एज यूजुअल डिस्क्लोजर रहेगा कि मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में HDFC होल्ड करता हूं। और कब बेचेंगे ये बताइए? क्या टारगेट क्या है? आई थिंक टारगेट हमने पिछली बार बोला था 3000, टाइम फ्रेम एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 years। यस, ये भी याद हो गया मुझे। 3000 का लक्ष्य अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि HDFC आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिए। से चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू होगा आज का एक्शन। कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, क्योंकि SGX निफ्टी दिखा रहा है दमदार तेजी के साथ खुलने के संकेत। 57 अंक, अब धीरे धीरे और मजबूती बढ़ रही है। 8211 और लगभग 18 पॉइंट की प्रीमियम कल, और ऊपर जाएंगे तो थोड़ी प्रीमियम कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम 8200 के आसपास शुरुआत करने के मूड में इस वक्त दिख रहे हैं SGX निफ्टी पर। परफेक्ट। तो देखेंगे कैसी होगी शुरुआत रुपए की भी और हमारे प्री ओपनिंग सेशन की भी, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।